एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे बैंकिंग की यूनिट का रिवीजन, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में कर लिया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर आता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस एक्सेट्रा। वो सब हमने डिटेल में कर लिया था। अब हम देख रहे हैं आज सेंट्रल बैंक। देखिए, जब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की, तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक है और हर कमर्शियल बैंक का जो पर्पस होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। वो एक मोस्टली कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक अपेक्स अथॉरिटी होती है जिसे कहा जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम होता है मेनली बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, एंड इन अ कंट्री देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री एक्सक्यूज मी, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अवर सेंट्रल बैंक, या जिसे बोला जाएगा बैंकर्स बैंक या अपेक्स बैंक बोला जाता है। तो सेंट्रल बैंक इज अ सुप्रीम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन एंड अपेक्स ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. It is lender of money to the market and of such controls, regulates and supervise the activities of the commercial bank. हमने कल देखा था कि कमर्शियल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। सो वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना एंड पूरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये किसका काम है? ये है काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक का। It is central monetary authority which manages the currency and credit policy of the country. करेंसी की अगर प्रिंटिंग की बात करें या सप्लाई की बात करें तो वो होती है थ्रू द सेंट्रल बैंक। तो ये कंट्रोल करता है कंप्लीटली मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सो सेंट्रल बैंक वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें सबसे पहला फंक्शन जो है, इट इज़ द बैंक ऑफ इशूइंग नोट, मतलब पूरी की पूरी मोनोपोली ऑफ इशू ऑफ बैंक नोट्स होती है टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करेंसीज को इशू करता है, मतलब प्रिंट करता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड लीगल टेंडर मनी मतलब विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड, विच इज़ बैक्ड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। हमने बात करी थी कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक डील करता है विद कॉमन पब्लिक के जितने भी एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट होती है एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन होती है, वो कमर्शियल बैंक के थ्रू होती है। लेकिन कमर्शियल बैंक के जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमन पब्लिक को डील नहीं करता है, कॉमन पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, बट वो गवर्नमेंट का बैंकर है। गवर्नमेंट का बैंकर होना मतलब गवर्नमेंट के साथ वो डील करता है। जो काम कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए करती है, वही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज ऑल्सो। सो as a banker, it manages banking account of the government department, gives short term period loan to the government. जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं विच आर नॉर्मल पीपल, पब्लिक। इसी तरीके से इसके क्लाइंट कौन है? इनके क्लाइंट है गवर्नमेंट, एंड उनके लोन्स, उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है। एज अ फिजिकल एजेंट मैनेजेस पब्लिक बोरोइंग्स, कलेक्ट्स टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारा काम एज एन एजेंट का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक के लिए करता है, गवर्नमेंट के लिए करता है। एज एडवाइजर, ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है ऑन वेरियस फाइनेंशियल मैटर। इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड गिव्स एडवाइस ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स सच एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, आपने बार बार देखा होगा, उनकी मीटिंग होती रहती है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, क्योंकि वो एडवाइस करते हैं उन्हें। देन नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द बैंक्स एंड सुपरवाइजर। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, इनफैक्ट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, दे ऑल आर अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उनका बैंकर है ये, बैंकर्स बैंक, मतलब उनका एक तरीके से पेरेंट की तरह एक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So as a custodian of cash reserve of the commercial banks, every commercial bank has to keep a certain % of its cash reserve with the central bank by law. मतलब हर एक बैंक को एक रिजर्व रखना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो या CRR। एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब जब ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक्स को मनी की ज़रूरत है, तो हमने कल एक टाइप देखा था कॉल मनी, जो कि एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को देता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है और किसी भी तरीके का दूसरा लोन अवेलेबल नहीं है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब कि कमर्शियल बैंक जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और वहाँ से उसे लोन मिल जाएगा। आस्क क्लियरिंग एजेंट,
सो ये क्लियरिंग एजेंट भी है. इट सेटल्स क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक्स एंड अगेंस्ट ईच अदर. जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक के ऊपर बिल चेक ड्रॉ कर सकता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक कमर्शियल बैंक ने जो चेक ड्रॉ किया है वो दूसरा कमर्शियल बैंक के थ्रू क्लियर हो जाएगा. ये क्लियरिंग हाउस के लिए एक मीडिएटर का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारे चेक क्लियर किए जाते हैं. तो सपोज मेरा जो बैंक अकाउंट है वो SBI में है एंड मैंने ICICI के एक पर्सन को अपने अकाउंट का चेक दे दिया है, तो वो अपने ICICI बैंक में जाएगा, इस चेक को डिपॉजिट करेगा और वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा और रिजर्व बैंक के थ्रू रिजर्व बैंक मीडिएट करेगा और वो क्लियर होके आ जाएगा पैसा. तो मतलब मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली इट विल रीच टू किसी का ICICI बैंक अकाउंट. तो इन सारे काम को चैनलाइज करने का काम किसका होता है? RBI का होता है. एंड इसके बात करें सुपरवाइजर की बात, तो इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक. जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं इनको रेगुलेट करना, वो क्रेडिट क्रिएशन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें देखना. और साथ ही साथ ये देखना कि कमर्शियल बैंक ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है इन द सोसाइटी. तो वो ट्रस्ट फैक्टर बना के रखिए. किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी में बैंक इन्वॉल्व ना हो जाए जिससे कि पब्लिक जो है अपना फेथ खो दे बैंक पे, ऐसा काम ना हो. उस सबको सुपरवाइज एंड रेगुलेट करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन इसका एक और फंक्शन है, इट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. Central Bank is the custodian of foreign exchange reserve like British pounds, another prominent currencies, gold stock and bullion वगैरह, ये सब रिजर्व बैंक के पास रहते हैं. And the right of central bank to help to overcome the balance of payment difficulties. Balance of payment क्या होता है? अभी 10th के लेवल पे आपको उतना शायद समझ में ना आए. एक बात बता दूं कि हम जब इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का इस्तेमाल होता है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट कम किया, तो हमारे पास एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, जिसे बोला जाता है डेफिसिट बैलेंस. मतलब हमने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर दिया और कमाया कम. तो उन सब सिचुएशन से कैसे बाहर निकाला जाए और फॉरेन एक्सचेंज कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सारा काम देखना होता है. किसको? RBI को ये सारी चीज़ें देखनी होती है. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो हमने पहले की वीडियो में दिखा था, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है उस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना. अब वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन का सीधा सीधा रिलेशनशिप है मनी सप्लाई से. जब इकोनॉमी में बहुत कम डिमांड होती है तो उस समय क्या किया जाता है? इस मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. एंड जब इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो उस समय मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है सो दैट पीपल डिमांड लेस. इसी को कंट्रोल करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, या कई जगह इसको बोला जाता है द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दो मेथड के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पॉलिसी को फॉलो करता है. एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड एंड दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर बैंक इनमें से किसी भी एक चीज़ को एक्सरसाइज कर सकता है या साइमल्टेनियसली दो चीज़ें या तीन चीज़ें भी एक्सरसाइज हो सकती है. पहली बात है बैंक रेट, फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो है. इनके थ्रू बैंक क्या करता है? इनको एक्सरसाइज करके कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई करता है. क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग एंड मॉरल सस्टेन करता है. इन सारे मेथड को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उससे पहले एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट एट द मोमेंट. ओके, तो मतलब क्या किया जाता है? इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई ऑफ मनी हो रही है उसको रेगुलेट करने का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. चलिए अब देखें कि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव मेथड्स की, क्वांटिटेटिव मेथड्स में सबसे पहला मेथड है बैंक रेट या रेपो रेट जिसे बोला जाता है. सो बैंक रेट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक एंड अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी. ऑब्वियसली इसे किया जाएगा, एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनके. सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का पीरियड होता है जबकि यहाँ पर होती है एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा कि आपकी सप्लाई तो उसके बराबर नहीं करी जा सकती है, लेकिन उस समय पर हमें प्राइजेस बढ़ा करके डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल करना पड़ेगा. तो उस समय बैंक रेट को क्या किया जा सकता है? उस समय बैंक रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर देती है सो दैट कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिले और इन रिटर्न सस्ते रेट्स पर ही वो अपने लेंडर, अपने बोरोअर्स को मनी लेंड करे. उसकी वजह से
ये क्या हो गया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बढ़ा देती है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को बढ़ा देती है ताकि जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाए। कैसे इन्फ्लेशन जो क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाएगा? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगे रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर्स को महंगे रेट पर लोन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे कस्टमर जिनको कोई डायर नीड नहीं है या फिर जो लग्जरीज खरीदने के लिए अभी लोन ले रहे थे वो अपने पोस्टपोनमेंट कर देंगे अपने कंजम्पशन को। उसकी वजह से राइट नाउ जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो कंट्रोल में आ जाती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब आपने पढ़ा ही हुआ है, इन्फ्लेशन हमें बोलते हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंट राइज रहती है प्राइजेस के अंदर। अब अगर उल्टी सिचुएशन सोची जाए, डिफ्लेशनरी गैप जिसे बोलते हैं, या फिर एक्सेस सप्लाई, मतलब डिमांड तो कम हो रही है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो रही है, उसे बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करना चाहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करना ये चाहता है कि वो लोगों को इंकरेज करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस करने के लिए। ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है ताकि कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिले। कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा तो इन रिटर्न सस्ते में ही कमर्शियल बैंक जो है लोगों को लेंडिंग करेगा। तो बोरोइंग जो है बढ़ जाती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और उस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग फ़ायदा उठा करके लोन लेना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है वो डिमांड बढ़ा देते हैं, तो जो एक्सेस ऑफ सप्लाई हो गई थी, डिमांड कम हो रही थी, वो सिचुएशन टैकल हो जाती है। तो मतलब कि एक ही वेपन है जो कि डबल एज है, जिससे हम चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर सकते हैं मनी सप्लाई या फिर एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई कर सकते हैं। बैंक रेट को कम या ज़्यादा करके ये काम किया जा सकता है। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन refer to buying and selling of government securities by the central bank or from the public। मतलब कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर रहा है, गवर्नमेंट की बिहाफ पर ये सिक्योरिटीज़ को बाई एंड सेल करता है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जब लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदेंगे उनके पास जो एक्सेस मनी है जिसके थ्रू वो डिमांड कर रहे थे वो सारी की सारी एक्सेस मनी ब्लॉक हो जाएगी, इन्वेस्ट हो जाएगी इन बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर दूसरी की सिचुएशन अराइज हो जहाँ पे एक्सेस सप्लाई एंड डिमांड कवे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इट स्टार्ट्स बाइंग बैक द सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक। जब पब्लिक से सिक्योरिटी बाय बैक करेगा तो पब्लिक के पास पैसा चला जाएगा और मनी सप्लाई में इंक्रीज हो जाएगी एंड इन रिजल्ट पीपल विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड जो एक्सेस सप्लाई थी उसकी सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द डिमांड। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में एक पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंक को एक पार्ट ऑफ देयर मनी रखना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपल्सरीली इन फॉर्म ऑफ कैश। तो अगर वो कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो उनके पास लेंडिंग के लिए मनी कम बचेगी, कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो उनके पास लेंडिंग के लिए मनी ज़्यादा बचेगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम ऐसा कर दिया जाता है कि CRR को बढ़ा दिया जाता है ताकि सब कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा मनी लेंड ना कर पाए। ज़्यादा मनी लेंड नहीं होगी तो ज़्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होगी और ज़्यादा डिमांड जो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है उसे क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी वो अपने आप बाय टेकिंग दिस मेजर। सो इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम में या इन्फ्लेशन के टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब डिफ्लेशनरी गैप होता है या फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है और डिमांड कम होती है तो इस CRR को इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कम अमाउंट अवेलेबल रहे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के हाथ में ज़्यादा अमाउंट रहे अवेलेबल फॉर लेंडिंग इट टू द पीपल। तो इन दैट केस क्या हो जाता है, ज़्यादा ग्रांटिंग ऑफ लोन किया जाता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा डिमांड शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन थी वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। इसी तरीके से स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो भी होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SLR भी बोलते हैं, रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। मतलब अगर हम बात करें कि रिजर्व रेशियो की तो दो तरीके के रिजर्व रेशियो होते हैं, एक होता है CRR जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हर एक कमर्शियल बैंक को रखना होता है और दूसरा होता है SLR जो कि उन्हें अपने खुद के पास रखना होता है। तो SLR की रेट भी कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है बिकॉज इट इज़ अपेक्स
येस बैंक, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर इन्फ्लेशनरी गैप होता है, मतलब कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, तो इस SLR को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाए और एक्सेस डिमांड जनरेट ना हो आगे जाकर। लेकिन अगर डिफ्लेशनरी गैप है, मतलब एक्सेस सप्लाई है और डिमांड कम हो रही है, तो इस SLR की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेंड हो जाए और लोग अपनी डिमांड को बढ़ा दें। तो देखिए किस तरीके से ये डबल एज वेपन है, सारे के सारे ये कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। आगे बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। अंडर क्वालिटेटिव मेथड्स रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है सबसे पहले। अच्छा, क्वालिटेटिव मेथड्स में हमने देखा, क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमने देखा था डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मनी सप्लाई के ऊपर, या तो कंट्रैक्शन हो जाता है या एक्सपेंशन हो जाता है। वेयरएज हम क्वालिटेटिव मेथड्स में ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव मेथड्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, पैसिवली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्राई करती है इम्पैक्ट डालने की ऑन मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई में और क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहले क्या है, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले समझे मार्जिन क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके कोई लोन ले रहा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कि 1 करोड़ के ऊपर 30% की मार्जिन है, तो 30 लाख रुपीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, उतना वो रिजर्व में रखेंगे और 70 लाख रुपए का लोन दे देंगे। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा करके लोगों को क्या किया जा सकता है, इनकरेज या डिस्करेज किया जाता है लोन लेने के लिए। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मतलब कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर लेट से 5 या 10 लाख रुपये का मार्जिन है और आपको 80 या 85 लाख रुपये के करीब लोन मिल रहा है, तो लोग ऑब्वियसली अच्छा खुश रहेंगे कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हमें अच्छा खासा लोन ले रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीपल विल बी डिस्करेज व्हेन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ हाई। लेट से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया और लोन मिल रहा है ओनली 50 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का, तो वो क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, लोन लेंगे नहीं अभी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन पैदा हुआ है, मतलब कि एक्सेस ऑफ डिमांड हो रही है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना लें और अपनी डिमांड को बढ़ाएं नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट में डिफ्लेशनरी गैप है, मतलब डिमांड क्या है, डेफिसिट है, तब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है ताकि लोग इंकरेज हो जाए और ज़्यादा ज़्यादा लोन ले लें। ज़्यादा लोन लेने का मतलब है ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे। फिर है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक के सजेस्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि वो क्रेडिट जो करे रैशन में दे, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट ग्रांट ना करे, लोगों का लोन्स एंड एडवांसेस जो है टोटल डिपॉजिट्स को देख करके दे, अकॉर्डिंगली दे, बहुत ज़्यादा ग्रांटिंग ना करे। तो ये क्रेडिट रैशनिंग हेल्प करता है, जबकि इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में है, ज़्यादा लोगों को क्रेडिट नहीं देना है, तो क्रेडिट रैशनिंग हेल्प करता है। मॉरल सस्पेंड मतलब होता है, ये मॉडल नहीं है, दिस इज मॉरल सस्पेंड। मॉरल सस्पेंड का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक परसुएड करता है, परसुएशन करता है कमर्शियल बैंक को, समझाता है कि देखो भाई ज़्यादा लोन दो या ज़्यादा लोन मत दो। कब ज़्यादा लोन दो बोलेगा, जबकि एक्सेस सप्लाई है, मतलब डिमांड कम है, और ज़्यादा लोन ना दो कब बोलेगा, जबकि एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में परसिस्ट कर रही है। तो ये सारे क्वालिटेटिव मेथड जो हैं कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। हम लोगों ने देखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों ही फिस्कल पॉलिसी के पार्ट है। अब देखते हैं व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब व्हेन करेंसी नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन सीजेस टू बी लीगल टेंडर मनी और स्टोन्ड एज डिनोमिनेशन, मतलब कि ये सीज टू बी क्या हो जाते हैं, मनी, इनको अब नो लॉन्गर मनी कहा जाएगा। जैसे आप सबने देखा था कि पुराने 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट, वो सब क्या हो गया, पुराने 500 रुपये के नोट और वगैरह सब चले गए थे। ओके, सो डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इज डन, एलिमिनेट ब्लैक मनी। डीमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है, ब्लैक मनी को, करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, इन सबको कंट्रोल में लाने के लिए किया जाता है। एंड ऑल करेंसी इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू करेंसी। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जो करेंसी थी अब वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसे एक्सचेंज करने के लिए टाइम दिया जाता है कि आप जाएँ बैंक में एक्सचेंज कर ले। दिस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। आप सबने तो डीमोनेटाइजेशन देखा है। चले, अब पब्लिक फाइनेंस आता है हमारी इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर। पब्लिक फाइनेंस क्या है, सबसे पहले उसको समझे। पब्लिक फाइनेंस इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी डिस्कस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा कमाती है और किस तरीके से पैसा खर्च करती है, इन शॉर्ट वो हम देखते हैं। सो द 5 मेन ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बैंक, पब्लिक डेट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल पॉलिसी वगैरह। ठीक है,
अब देखिए सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले तो पब्लिक रेवेन्यू के अंदर हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू और रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस और अदर ड्यूटीज लेवाइड बाय द गवर्नमेंट। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्सेस कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स एक्सेट्रा, ये सब होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स के अंदर हम देखते हैं दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स which are paid by same person on whom they have been imposed. Tax burden cannot be shifted onto others. These are called direct taxes. Merits की बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की, मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या होती है तो पहले मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स के अंदर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस इज रिलेटिवली लो। देन बर्डन ऑफ इक्विटेबिलिटी, बर्डन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पीपल ऑन एंड इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि जितनी हाई इनकम होगी उतना हाई टैक्स होगा एंड लो इनकम के ऊपर लो टैक्स होगा या टैक्स से बाहर रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर टैक्स जो है, जो टैक्स का एक मेन पर्पस है कि इक्विटी लेके आना इकोनॉमी में, उसको सॉल्व करता है। देन आगे देखते हैं हम, टैक्स पेयर्स नोज हाउ मच टैक्स डू फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम वेयर, मतलब हाउ मच टैक्स उसको देना है एंड कितना पे करना है और कब पे करना है, टैक्स पेयर को साफ साफ पता होता रहता है, इसमें कोई भी हिडन कंपोनेंट नहीं होता है। इलास्टिक इन नेचर एज द गवर्नमेंट रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग द टैक्स रेट्स एट टाइम ऑफ क्राइसिस। जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि क्राइसिस आ रही है, इस समय टैक्स को बढ़ाना चाहिए, तब इसको हम लोग कर सकते हैं इंक्रीज और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। इट क्रिएट्स ए स्पिरिट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पिरिट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द टैक्स पेयर जनरेट करता है कि ये हम टैक्स पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करेगी उसे गवर्नमेंट करने वाली है स्पेंड ऑन पब्लिक वेलफेयर। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टैक्सेस विच आर डायरेक्ट टैक्सेस इन द नेचर? दे आर पेनफुल टू द टैक्स पेयर एंड देयरफॉर नॉट पॉपुलर अमंग द पीपल। क्योंकि डायरेक्टली आपको पता होता है कि आपकी इनकम में से इतना टैक्स चला गया तो ये पिंच ज़्यादा करता है एंड पेनफुल होता है। दीज टैक्सेस आर इनकन्वीनियंट ऑन द टैक्स पेयर, क्योंकि टैक्स पेयर ने जितना कमाया तो उसका काफ़ी हिस्सा टैक्स पे करने में निकल जाता है। दीज आर पॉसिबल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन, क्योंकि साफ साफ दिख रहा होता है टैक्स पेयर को कि इतना मैंने कमाया और इतना अमाउंट मेरा टैक्स में चला गया, तो वो क्या करता है, इनकम को हाइड करने की कोशिश करता है एंड दैट इज द रीजन टैक्स इवेजन काफ़ी होता है डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करने के लिए एक्सपेंसिव होते हैं। देन द रेट ऑफ टैक्सेस डिपेंड्स अपॉन द विम्स एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज़ एंड हैंस दीज आर आर्बिट्रेरी इन द नेचर। आर्बिट्रेरी इन द नेचर मतलब मन मर्जी का टैक्स लगाने लगते हैं कई बार, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी के हाथ में होता है, तो कई बार बहुत हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जनरेट करी हुई इनकम के ऊपर उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है विच इज़ नॉट समथिंग विच दे वॉन्ट टू डू। चले अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे आपने जीएसटी का नाम बहुत बार सुना है, तो जीएसटी इज वन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो एक्चुअली टैक्स तो लगता है सेलर के ऊपर, लेकिन वो बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है उसका बर्डन। देखिए इसकी मेरिट्स क्या होती है, मोर कन्वीनियंट देन डायरेक्ट टैक्सेस एज पेड इन स्मॉल अमाउंट and can be imposed on the large variety of goods so that most of the people can contribute their revenue. Okay, so गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत सारी कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज के ऊपर इनको लगाया जा सकता है। इट कैन बी मेड इक्विटेबल बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स एंड लो टैक्सेस ऑन एसेंशियल। तो कैसे इक्विटी यहाँ पे लेके आएंगे कि भाई लग्जरीज़ के ऊपर ज़्यादा हम लोग टैक्स लगा देंगे, क्योंकि लग्जरीज ऑब्वियसली लो इनकम ग्रुप नहीं परचेज करेंगे, एंड जो एसेंशियल्स है उनको या तो टैक्स फ्री रखा जाएगा या उनके ऊपर काफ़ी लो रेट से इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। इट कैन बी मेड इलास्टिक एंड प्रोडक्टिव व्हेन इम्पोज्ड ऑन एसेंशियल गुड्स लाइक एडिबल ऑयल, फ्लावर, शुगर एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफिकल्ट टू बी इवेडेड एज दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जितना टैक्स इवेजन डायरेक्ट टैक्स में होता है, यहाँ पर उतना टैक्स इवेजन होगा नहीं, क्योंकि वो प्राइस में इंक्लूड होकर आता है, तो टैक्स पेयर को वो टैक्स पे करना ही पड़ता है।
अगर डीमेरिट्स की बात करें कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे आर एग्रेसिव इन द नेचर एंड हैंस अनजस्ट एंड फॉल ऑन द पर्सन इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि कोई कमोडिटी कौन पर्सन खरीद रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना टैक्स हो एक अमीर आदमी को भी उतना ही देना पड़ेगा और गरीब आदमी को भी उतना ही देना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि गरीब आदमी बेचारा पिस जाएगा और उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इनकम का मेजर पार्ट जो है टैक्स में चला जाएगा। देन दे डू नॉट क्रिएट सिविक कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है, प्राइस के अंदर इंक्लूड होकर टैक्स आ जाते हैं, तो सिविक कॉन्शियसनेस या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता नहीं होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एज टैक्स दे रहे हो। टैक्सेस ऑन गुड्स विद इलास्टिक डिमांड आर वेरी अनसर्टेन। तो क्या होता है कि बहुत रेट जो है फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करती है, तो दे आर अनसर्टेन। इनडायरेक्ट टैक्स डिस्करेज द सेविंग एज इंक्लूड्स इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो सेविंग्स को डिस्करेज करता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। बल्कि डायरेक्ट टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बताई हुई है जहां लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ पे पता नहीं चलता है। दीज आर हाईली इन्फ्लेशनरी इन द नेचर। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। स्टूडेंट, मुझे लगता है दिस वॉज द पार्ट विच वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इस यूनिट में से कंप्लीट कर लिया है। कोशिश थी कि मैं आपको पूरा का पूरा यूनिट पढ़ा दूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी है बिकॉज द टाइम कॉन्स्टेंट। बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट एज आई टोल्ड यू कि एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है, तो अब हमें सारी टॉपिक्स कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। बट मुझे लगता है इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से या यूनिट में से जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर करा दी है। अब आप उसको अपने आप से रिवाइज़ करें जो बचा हुआ पार्ट है। एंड येस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं अगर आपके कोई डाउट आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, हालांकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसका शॉर्ट वीडियो मैं बनाकर लेकर आऊँ आपके लिए। एंड अब आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चैनल पर बने रहना, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर स्टूडेंट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।